दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम कवर करने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, जैसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो ये लक्षण हो सकते हैं दृष्टि संबंधी समस्या, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। संचार वाली बात यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो आंख को बार बार मूंद और रगड़ रहा है ना। भाषा की समझ वाली भी बात नहीं है, स्वलीनता यानी ऑटिज्म वाली भी बात नहीं है। यहाँ पे दृष्टि संबंधी उसको समस्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं, कारण दे रहे हैं कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। अब बताना कि क्या है सही और क्या सही नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो देखिए, विकास प्रकृति में निरंतर होता है। हाँ, ये वूम टू टूम चलता रहता है ना, सीधा गर्भ से कब्र तक, है ना, कभी भी रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ की, अभिवृद्धि की, तो एक निश्चित समय बाद वो रुक जाता है ना। लेकिन जो विकास है ना, वो निरंतर चलता रहता है। डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता रहता है, गर्भ से लेकर कब्र तक। तो ये तो सही है। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि ये वाला ए वाला ना, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था प्रवेश करता है। ये भी सही है। और इसी की ये सही व्याख्या कर रहा है आर। कैसे? देखिए, कोई उद्देश्यात्मक कोई निश्चित क्षण नहीं होता। कोई बच्चा ना कब बाल्यावस्था में आएगा, कब किशोरावस्था में, कब युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये एक सामाजिक बनावट है, एक सामाजिक रचना होती है कि ये शैशवावस्था है, ये बाल्यावस्था या किशोरावस्था है। इसके लिए कोई एकदम निश्चित क्षण नहीं होता। क्योंकि आप देखे होंगे कि कई कई लोग ना बड़े होने के बाद भी मैच्योरिटी नहीं आती, बचपना उसमें रहता है। 30-35 साल की एज में भी बचपन टाइप का काम करता है या काम करती है। और कई जो है ना, वो एकदम कम एज में 10-12 साल की एज में ही ना एकदम उनमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसका कोई निश्चित क्षण नहीं होता कि कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है ना। और ये विकास है, ये निरंतर होता रहता है। तो ए और आर दोनों सही है, और एक ही जो आर है वो सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन ए दिया है, शिक्षकों को यानी टीचर्स को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए बोल रहे हैं। जो टीचर्स है उनको कंटिन्यू अपने जो स्टीरियोटाइप है और अपने जो प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह है ना, उन पर चिंतन करना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। ये बात है। दूसरा बोल रहे, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। यानी कि इसमें भी देखा जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि ये भी सही है कि शिक्षकों को निरंतर अपने जो बातें हैं, जैसे उनकी रूढ़िवादिता है, पूर्वाग्रह है, उन पर उनको चिंतन करना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ यही है कि शिक्षक चिंतनशील होना चाहिए, है ना। यानी कि आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो दोनों कथन सही है, और आर जो है ना वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? बताइए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया है? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? बताइए। तो शिक्षक की क्या भूमिका है? केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर रहा है, या फिर छात्र को जानकारी ज्ञान प्रदान करना या आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने के मार्गदर्शन और समर्थन करना, या छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र करना। छात्र को पूरी तरह तरीके से स्वतंत्र करेंगे तो बिगड़ जाएगा। छात्र को सिर्फ जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना ये भी नहीं है, केवल उन्हीं कार्य को देना ये भी नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आलंबन मतलब क्या होता है? आलंबन का मतलब होता है सहारा, एक तरह से सहारा देना।
ठीक है, तो ये हो गया लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अब हम इसी से रिलेटेड चीज़ों को समझ देते हैं कि आलम्बन, देखिए आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। जैसे कि देखिए यहाँ पे आलम्बन है, कोई सहारा होता है, कोई चीज़ें रहती है और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को एक तरह से सहारा देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होता है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और देखते हैं नेक्स्ट है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी, बताइए। तो इनमें से कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने, है ना, संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो इसमें जो गतिविधि होगी वो कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी आपकी, देखिए ये वाला हो जाएगा, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें। छात्र को समूह बनाने दे और वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दो और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ये है जो कि बच्चों को क्या कराएंगे, इस रणनीति में सक्षम बनाएंगे, है ना। तो ये वाला हो जाएगा। छात्रों को नियम और परिभाषा याद कराना, नियम परिभाषा याद कराना ये नहीं होगा। विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्न पत्रक ये भी नहीं होगा। और विद्यार्थियों को दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, ये भी नहीं होगा। तो एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो उनको यही करना होगा, बच्चों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दे और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दे। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो खाली स्थान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के खाली स्थान है। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे हैं वो किसके साथ, अंतःक्रिया के साथ। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मैंने बताया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियल कल्चरल थ्योरी इन्होंने दिया है। तो उनके अनुसार जो बच्चे हैं वो किसके साथ अंतःक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के खाली स्थान है। तो वो हो जाएगा आपका अधिक जानकार। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं ना वो अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चे जो है वो समाज से सीखे ना, समाज से सीखेगा बहुत सारी चीजें और उनके जो समीप दूराभिमुख है विकास है उसके क्षेत्र के अंदर है, ऐसा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये आपका सही हो जाएगा। देखिए विकास का जो सिद्धांत है वो दो तरीका से होता है, एक होता है सिफेलोकॉर्डल, है ना, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल जो होता है ना वो सिर से, जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होती है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है ना वो शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर, ऐसे जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर। तो ये होता है विकास का सिद्धांत, जिसको सिफेलोकॉर्डल मतलब हो गया आपका ये हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब समीप दूराभिमुख और सिफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर की तरफ, है ना, हेड टू फुट। तो ये दो तरह के तरीके से विकास का सिद्धांत है। अब देखिए नेक्स्ट, अपठन वैफल्य और या फिर डिसलेक्सिया एक खाली स्थान स्थिति है। बताइए खाली स्थान स्थिति है जो इस शिक्षार्थी की खाली स्थान की क्षमता को प्रभावित करती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अपठन वैफल्य, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब हो गया पठन से संबंधित, और ये जो है ना तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल एक तरह की स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों और प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करती है। इसीलिए जो बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, यानी पढ़ने में उसे समस्याएं होती है। वैसे ही देखिए डिसलेक्सिया हो गया आपके पढ़ने से संबंधित। वैसे ही होता है डिस्ग्राफिया। क्या होता है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होता है ना वो होता है लिखने से संबंधित होता है, राइटिंग से संबंधित होता है। और होता है डिसकैलकुलिया।
डिसकैलकुलिया जो होता है ना वो कैलकुलेशन यानी लिखने से कैलकुलेशन मतलब गणितीय गणना से संबंधित समस्या होती है। और होता है डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फ, मॉर्फ का मतलब हो जाता है, मॉर्फ मतलब हो गया एक तरह से भ्रम वाली स्थिति, ठीक है, म और भ्रम, डिसमॉर्फिया उसमें भ्रम की स्थिति आ जाती है। डिसफेजिया, डिसफेजिया में बोलने से संबंधित विकार हो जाते हैं। और डिसप्रैक्सिया होता है, डिसप्रैक्सिया मतलब हो जाता है प्रैक्टिस, प्रैक्स मतलब प्रैक्टिस। तो डिसप्रैक्सिया में क्या होता है, डिसप्रैक्सिया में आपका होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। डिसथीमिया, थीम, थीम मतलब आप थीम को समझ नहीं पा रहे हैं, विषय को समझ नहीं पा रहे हैं, तो डिसथीमिया मतलब थी से मतलब हो गया आपका टेंशन, तो डिसथीमिया मतलब टेंशन से संबंधित, तनाव से संबंधित विकार। वैसे ही ADHD होता है, तो ADHD, ADHD ये भी होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चे हैं ना वो किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। वैसे होता है ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म में ना बच्चे जो है वो स्वलीन होता है, अपने आप में लीन हो जाता है, ठीक है, ऑटिज्म में वो अपने आप में लीन रहता है, एक ही चीज को बार बार वो क्या करता है, दोहराता है। तो ये सारे विकार हैं जिसको आपको याद रखनी है, एग्जाम में अक्सर आते ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, इसमें से कौन सी है, कौन सा है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो देखिए यह एक रेखीय प्रक्रिया है, रेखीय तो नहीं होता, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो रेखीय नहीं होती, ये एक जटिल प्रक्रिया है, सही बात है, ये बहुआयामी है, बहुत सारे इसमें डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से, तो ये भी सही है, यानी कि BCD यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले देखिए ये सामाजिक प्रक्रिया है जो कि जटिल होती है ना, बहुआयामी होती है, और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती ही है। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन ए एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, एक समावेशी कक्षा में करना चाहिए बोल रहे हैं, तो सही है कि नहीं है, सही बात है, एक समावेशी कक्षा है उसमें सीखने के लक्ष्य है ना, और शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूलन होना चाहिए। कारण बता रहे हैं कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो समावेशन का जो दर्शन है वो क्या करता है, इंक्लूजन जो है वो शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी मतभेदों को समाप्त, नहीं, सभी मतभेदों को समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है, सभी मतभेदों को समाप्त नहीं कर सकते समावेशन की कक्षा में, भले हम आकलन में अनुकूलन किया जा सकता है, लेकिन सभी व्यक्तिगत मतभेद, क्योंकि भाई कोई कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का जो बुद्धि स्तर है वो अलग है, किसी का अलग है, किसी की कैचिंग पावर अलग है, तो सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत ये नहीं करता। तो ये तो सही है, लेकिन आर जो है ना वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हम सबका मतभेद समाप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना। यस, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, है ना, एक समावेशी कक्षा है, जैसे कि ये देखिए समावेशी कक्षा है जिसमें कोई विकलांग है, दिव्यांग है, किसी को और कोई समस्या है, कोई अच्छे हैं, कोई एकदम ब्रिलियंट है, कोई कम दिमाग के हैं, तो सब में अलग अलग मेमोरी पावर है। तो ऐसी कंडीशन में विभेदित निर्देश देना पड़ेगा ना, किसी को अलग टाइप का निर्देश, किसी को अलग। उचित समावेशन का पालन वो भी करना पड़ेगा, विविध दृष्टिकोणों का समावेश है ना, विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश भी होना चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, अलग अलग बच्चे हैं भाई, उनसे प्रतिस्पर्धा क्यों करोगे। तो समावेशी कक्षा में ये नहीं होगा, है ना, यानी कि यही जो है ना उदाहरण नहीं है, मतलब यही ऑप्शन है इसका सही आंसर है। तो ये रहे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, जो कि सीटेट में ऑलरेडी आए हुए हैं। दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।